बाय एसीटीएफ ज़्यादा होने की वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से पूरा जो पिक्चर दिखने वाला है साइन एंड सिम्टम जो हो गए कुशिंग सिंड्रोम मोर कॉमन पूरा एंडोक्राइन के लिए कॉमन सेंटेंस एज ग्रुप भी सेम है 22 कॉमन इक्वल। इसके लिए जो वजह है वो है हाइपरसेक्रेशन ऑफ केसीटीएच by the pituitary anterior pituitary causes increased release of both cortisol as well as androgenic hormone. Hypersecretion of cortisol दूसरा effect इसका too much cortisol secreted by the adrenal cortex organ itself. दोनों में देखते हैं दोनों की एक दूसरे के साथ रिलेशन है। जिन्होंने पढ़े उनका इंटर्नशिप चालू है आंसर आना चाहिए, लेकिन जितने भी सेपरेशन है CNS और जो एंडोक्राइन की तरफ बढ़ रहे उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है मिनरल ग्रुप। ओके, सबसे ज़्यादा जितने भी मिनरल्स है वो एंडोक्राइन रिलेटेड है। एंडोक्राइन उनका लास्ट स्टॉप है सब। उसके भी आगे बढ़ सकते लेकिन उसके आगे थोड़ा सा अलग जोन है। ये ऐसा क्यों, इसकी वजह क्या है वो भी गए साल मालूम है। H.A. रॉबर्ट्स का शायद लास्ट के 10, 11, 12 और चैप्टर हुआ एंडोक्राइन। एक ही आदमी ने एंडोक्राइन के ऊपर इतना अच्छा लिखा हुआ है और उसके सबके अंदर ही लिखा हुआ है मिनरल्स कैसे एंडोक्राइन के लिए यूज प्लांट भी है उसमें, लेकिन प्लांट सेकंड नंबर पे समझो और एनिमल थर्ड नंबर पे समझो। एंडोक्राइन सेपरेशन तो वो चैप्टर नाम मालूम होने कुछ फायदा नहीं। वो ना कम से कम मन होता ना उनको एंडोक्राइन प्रैक्टिस करने के उनको 200 बार पढ़ो और एक एक लाइन समझना है, एक लाइन में उसको बहुत मुश्किल से वो डिटेल में अच्छी तरह से ऐसा एक बार पढ़े तो लगता है क्या इजी है, दूसरी बार पढ़े तो ऐसा लगता है कि हाँ उसको भी शायद ऐसा टेस्ट आ गया थर्ड बार पढ़े तो सर एक ही पेशेंट हमने बताया एक ही पेशेंट को प्रोवाइड में एंडोक्राइन का प्रोसेस है। एक इन्फर्टिलिटी केस फॉलो होगी ना तो बोलते आपके लिए ना तो वाले ने जगह दी दी क्योंकि वो समझ नहीं सकते कि क्या सेपरेशन है इन्फर्टिलिटी के अंदर का, तो ये सेपरेशन के बाद कॉमन मेडिसिन है, मेडिसिन कॉमन है। तो मिनरल ऐसा नहीं कि आपको मिनरल मालूम नहीं है, सब मिनरल मालूम है। फिर भी प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन यूज में इसमें पर्टिकुलरली जो रूमेटिज्म है या फिर लंग्स के लिए अस्थमा के लिए जो बेटनासोल ऐसे स्टेरॉइड चालू है बचपन से, वो लोग एंडोक्राइन की तरफ जाएंगे। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड मेडिसिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ये बाहर से होता है। तो आजकल च्यवनप्राश में भी स्टेरॉइड है, पास्ता में भी स्टेरॉइड है, अगर बराबर देखे तो चिप्स के ट्रांस फैट में भी स्टेरॉइड है, इसलिए अच्छा लगता है अपने विद सॉल्ट। और एक स्टेरॉइड की खासियत इनको ये चालू है तो उनको भूख नहीं लगती स्टेरॉइड स्टेरॉइड एक अलग एनर्जी है, उसको कभी पढ़ो अच्छा अभी आपको बताऊंगा। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इन एड्रिनल ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर एक्सेस ACTH
एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ACTH by malignancy, एक्टोपिक वर्ड आ गया है। तो ऐसा हो सकता है बॉडी के अंदर ACTH का प्रोडक्शन कहीं से बढ़ गया तो इफेक्ट देखने वाला है 100%, नो डाउट। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम क्या क्या आ जाएंगे और उसकी वजह भी, एलिमेंट्स भी, मैकेनिज्म भी क्या रहेंगे। देखो, सीरम ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, डायबिटीज की तरफ जाना, ग्लूकोजिनोसिस होने के चांसेस ज्यादा। चलो, इवेंचुअली द आइसोलेट सेल ऑफ द पैंक्रियास कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन एंड डायबिटीज, कुशिंग में डायबिटीज है, एक हार्मोन दूसरा और एक कॉम्प्लिकेशन पड़ा हुआ है। तो हर एक डायबिटीज पेशेंट को भी मैं बोलता हूँ ACTH चेक करो, अगर हाँ कुछ ओबेसिटी ऐसा फैक्टर मिला तो एलोपैथिक वाले मेटफॉर्मिन तो देने वाले वेट लॉस के लिए, एंटी डायबिटिक भी है और वेट लॉस भी मेडिसिन के लिए, लेकिन मेटफॉर्मिन देने के बाद उसका साइड इफेक्ट में सबसे मेन है सेक्स हार्मोन सप्रेशन। तो एक समझो 30 साल 32 साल का अगर जा रहा है उसको मेटफॉर्मिन दे रहे तो उसकी लाइफ क्या होगी। लॉस ऑफ प्रोटीन स्टोर ऑफर्स, प्रोटीन स्टोर नहीं होंगे, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रिड्यूस्ड, डिक्रीज द थ्रेशोल्ड टू इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कम हो गई, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा। स्किन टिश्यू lose collagen and become very thin, tearing and pushing easily। हर एक एंडोक्राइन को स्किन है, थायराइड की बात बताया, कलाइडिजन्स क्रोमोसाइटोमा के रूप में बताया। अभी भी कुशिंग के अंदर स्किन आ गई और यहाँ पे डायरेक्ट कोलेजन रिलेटेड एंड बिकम वेरी थिन, टेयरिंग एंड पुशिंग थिन। यहाँ पे थिकनेस नहीं है, थिन है, अल्सरेटिव चेंजेस, इजीली टियर, इजीली इंजर्ड और वो हील नहीं होगी, पुअर हीलिंग, ये तो कॉमन सिम्टम है। वेट गेन होने वाला है, थिन आर्म एंड लेग्स, मून फेस, डिपॉजिट ऑफ एडिपोज टिश्यू एट दिस साइट, किफोसिस, बैक पेन, कंप्रेशन, फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा। जो पहला पॉइंट पड़े अपन ने डायबिटीज रिलेटेड वो प्रॉब्लम, एंड सबसे लास्ट विजुअल डिस्टर्बेंस, यानी कि बोन एंड बोन। फिर एक बार तो थायराइड के अंदर भी वही देखे अपन ने ऑस्टियोपोरोसिस वाला पार्ट, एडिजन्स, क्रोमोसाइटोमा, कुशिंग, तो एड्रिनल ग्लैंड का भी कॉम्प्लिकेशन, किफोसिस जैसे उनका लोअर पे था थायराइड वाला का, और कुशिंग का वर्टिब्रा के ऊपर। तो वर्टिब्रा के प्रॉब्लम ज़्यादा होगा तो समझ जाओ कि उसका ACTH, कॉर्टिसोल, आर्टेस्टोरन के बारे में सोचना है आप। सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग मेनोपॉजल दो हार्मोन के अंदर ज़्यादा चल जाने वाले हैं, इसलिए बैकएक ड्यूरिंग मेनोपॉज, ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम रिलेटेड प्रॉब्लम के जैसे है। वुमेन ग्राफाइटिस मिनरल के अंदर ज़्यादा है। बाकी आप पूछा एक्सपेरिमेंट करूँगा। एक मेडिसिन का नाम जैसा पिक्चर देखते हैं, सिम्टम हाइपरग्लाइसेमिया, CNS इरिटेबिलिटी, सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन, thin extremities, GIT distress, increased acid, females amnoria, hirsutism, thin skin, purple stairs, Duchenne, osteoporosis, fat deposits on face and back of shoulder, gynecomastitis, major, and increased sensitivity to infection, moon face and personality changes. यानी सांगितलं तुम्हाला काल सांगितलं एंडोक्राइन सिम्पटम्स झाले की एकदम माइंड मध्ये हायर सप्रेशन, पर्सनॅलिटी चेंजेस, वाक्य बघा तुम्हाला कोण जाईल टुवर्ड्स स्किझोफ्रेनिया। माणूस आता डायरेक्ट जात नाही, टप्प्याटप्प्याने जातो,
कळायला पाहिजे की मार्ग कोणता चांगला आहे. बरोबर आहे. मार्ग कोणता चांगला म्हणजे कळलं ना. हा पी की जाने का है या किरण आने का है. एक्सेस बॉडी एंड फेशियल हेयर ग्रोथ इन वुमन, इसके लिए हाइड्रोजन और कुशिंग सिंड्रोम में आने वाला है. मूड स्विंग्स एंड साइकोसिस में ऑकर्स एज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस कॉर्टिसोल ऑन कॉग्निटिव फंक्शन. एंड सबसे ज़्यादा फेमस ओबेसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज द एप्पल ओबेसिटी, है ना. Cerebral obesity result from the mobilization of fat in the lower part of the body, particularly to trunk, causing the abdomen to become a protruberant as the extremities become thin and rounded. हाथ और पैर एकदम बारीक दिखेंगे और पेट के ऊपर ज़्यादा फैट दिखेगा. Right? It's also called as the buffalo hump. Right? Buffalo जैसा पेट और बारीक पैर तो चारों पैर. Buffalo hump भी ऐसा नाम है और एप्पल ओबेसिटी के ऐसा नाम है. आपके सब जितने भी नाम ले सकते हैं सब ले सकते हैं. क्योर करने का है बहुत अच्छा. आपके पास ACTH कुशिंग सिंड्रोम के उसको है ना, तो वो सडनली क्या हो गया कि ये डिटेक्ट कैसा हो देखो क्या कभी 5 होगा. फ्रैक्चर हो गया. फ्रैक्चर के बाद उनको 3-4 महीने तक प्लास्टर रहा और उसके बाद वो पेशेंट है ना फ्रैक्चर के बाद जो पेन रहता ना वो कम करने के लिए बोल के अपने पास आया. हमने इससे देखा बोला चलो वो पेन कम करने के लिए सिर्फ फाइट और उनको बोला कि बा एक शुगर का माइनस कर एकदम 350 शुगर आ गई. पेन हो रहा था ना, बोन है, फ्रैक्चर है, एज मेनोपॉज के बाद है तो सब थोड़ा समझ में आ गया कि बहुत कैल्शियम डिफिशिएंसी हो से सडनली गिर गए. और जैसे शुगर डिटेक्ट हुआ तो मैंने पूछा कि शुगर पहले था क्या, सब कुछ शुगर किसी में नहीं था. आफ्टर मेनोपॉज किसी को शुगर हो रहा होगा तो फिर वो कभी ACTH 100% बनता है. और फिर स्ट्रक्चर देखा तो सेम था कि हाथ और पैर छोटे थे तो डाउट आया तो ACTH बड़ा हुआ. और मेडिसिन मैंने लाइकोपोडियम 200 लाइकोपोडियम मतलब उनको 0/10 था. लेकिन अभी शुगर एकदम नॉर्मल है. अभी ACTH नहीं देखा है तो शुगर नॉर्मल. इतना इफेक्ट है अगर सोचो. एंडोक्राइन पैथोलॉजी को ज़्यादा नहीं होती पहले बोल रहे थे क्योंकि इसको इसका सेपरेशन बोले तो 100% पेशेंट सोसाइटी से क्वांटम मैं कहाँ हूँ ऐसा नहीं बोलेगा तो बोलेगा मैं 1 दिन में 2 साल में और खाना चालू करूँ. और सबसे मेन कभी ये प्रॉब्लम लेके आए तो कि ACTH चेक दूसरा कोई भी देखने की भी जरूरत नहीं. पर्पल स्टेयर्स इसके अपन तो और एक प्रेगनेंसी के बाद अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी मार्क हाँ वैसे ही सेम है क्योंकि एब्डोमेन इतना डिस्टेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से स्टेयर्स आएंगे. Appears on the abdomen as a result of stretching of abdominal spine and they are purple due to the collagen deficient in the round facial features. Fat accumulation around the neck and cervical area is the term the buffalo humps. 100% फैट नेक के ऊपर जमा हो जाएगा. आपके पास एक मेडिसिन है ईयर टू ईयर नेक इलाज, किसने पढ़ा अच्छे से? ये सिम्टम एक्चुअली वो कुशिंग सिंड्रोम के बारे में वो मेडिसिन के लिए इसको मालूम ये सिम्टम है याद आ गया मुझे. थेरेपेटिक्स आज एक बताने वाला हूँ अच्छा थेरेपेटिक, लेकिन फिर भी ये मालूम होना चाहिए. ये कान से लेकर कान तक पूरा सूजा हुआ ऐसा बड़ा हो गया. ये सब तो
ये बिल्कुल लैकेसिस में नहीं है, वो लैकेसिस के ऊपर है ना, यहाँ पे बड़ा रहता है, ये गर्दन के ऊपर नीचे भी नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं, एकदम सेंटर क्लियर होता है। डायग्नोसिस, a 24 hours urine test for unbound cortisol, dexamethasone test, dexamethasone एक ही ड्रग है और ये देने के बाद तो और डेंजर जोन में जाने वाले हैं। पहले ओस्टियोपोरोसिस, उसमें और स्टेरॉइड, डायरेक्ट ओस्टियोपोरोसिस, राइट। अब मैनेजमेंट, रेडिएशन of the pituitary gland also has been successfully, although it will be several months for control of symptoms. लाइफ सेविंग है तो ये जब आ गया कि सप्लीमेंट विद प्राइमरी एड्रेनल हाइपरटोनी, चॉइस आपके हाथ में निकाल देना है, या मेडिसिन से रुकना है या फिर बेस्ट ऑप्शन। अभी तो ये जो लास्ट में मैंने 3 बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, एंडोक्राइन, इन तीनों के ऊपर अभी फिलहाल बेस्ट ट्रीटमेंट कहीं है तो वो है जो अपने बच्चे का भी है, उनको इमोशनल फोन नहीं मिल रहा, वो सबसे मेन है। और रोज झटके लगे तो आदमी क्या करता है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन करता है, यहाँ पे उल्टे झटके हैं सर, तो थोड़ा सा क्या है कि मैं बोला ना, सामने वाला कोई करके दे रहा तो 4 पैर होंगे, ये मुझे मालूम है। आपको प्रिपरेशन करवा तो अच्छा समय है अभी, चलो इसको सर्जरी कर सकते हैं, और सर्जरी करने के बाद कॉन्स्टेंट कुछ ड्रग लगेंगे उनको लाइफ लॉन्ग, लेकिन लाइफ सेविंग है तो डेथ सर्वाइवल रेट 5 साल का चाहिए, 3 साल का चाहिए एडल्ट प्लान में तो हो सकता है। बस यहाँ पे आपका ये फैक्टर केस क्या क्या आ सकता है आपके पास, फ्रैक्चर आफ्टर डायबिटीज, लोगों को थोड़ा सोचने का आपको, वो भी डायबिटीज पर्टिकुलर में वुमेन्स में होगा 40 साल के बाद, अगर कोई छोटा डायबिटीज रहूँगा एक बार उसका एसिडी उसका डायबिटीज नहीं तो मेटफॉर्मिन देने के बाद तो एसिडीज कम नहीं होने वाला। और जो हमेशा बोलते हैं प्लीज गोली लेके इंसुलिन लेके भी ना कंट्रोल नहीं है, तो मैं मतलब उनकी एसिडीज चेक करो। देखो एलोपैथी वाले को तुम लेना देना नहीं, डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट भी है, लेकिन वो ऐसा सोचते नहीं। ये खून करने के लिए बहुत जरूरी है, ये सप्रेशन है और एक अलग तरह का सप्रेशन है। एडिजन्स मैंने हाइपोग्लाइसेमिया बोलता हूँ, कोमा, कुशन सिंड्रोम, ये भी उधर जाने वाला है जिसमें शुगर बढ़ा के जाने वाला है, दोनों अपोजिट है। समझ में, क्योंकि दोनों को अगर देखें ना, दोनों केस में एक मेडिसिन बहुत कॉमन है, पहले एडिजन्स में उसको आप यूज़ करेंगे, बाद में कुछ, और वो सबके फेवरेट, सबके दिमाग में तो है, लेकिन दिल में भी है ऐसी मेडिसिन हो नेटवर्क में, लेकिन हमको मालूम नहीं कहाँ लिखे, क्यों लिखे, कब लिखे, क्या हम तो स्केल से पढ़ते आ रहे हैं नेटवर्क और उसमें एडिशंस। अभी तक जितने हार्ट की मेडिसिन देखे ना अपन ने, मेन डिजिटल, वो हार्मोन में जाएंगे कि नहीं, मतलब उसका सप्रेशन ही नहीं। पॉलीक्रिस्ट में मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ सबसे बड़ा ग्रुप एंडोक्राइन की तरफ जाने वाला मिनरल, और उसके लिए चैप्टर पढ़ने का HA रॉबर्ट्स, एक बार नहीं पढ़ने का, इसको प्रैक्टिस करने का है ना, वो 200 बार पढ़ने का, हर एक पैराग्राफ में ना हर बार कुछ तो नया लिख लेगा, फिर एंडोक्राइन आपको समझ में आ जाती है क्या और क्यों। HA रॉबर्ट्स को 200 साल पहले क्यों सूझा कि एंडोक्राइन पे लिखना चाहिए, उसको मालूम था मेडिसिन के बच्चों को काम में आने वाला है, और उन्हीं में बहुत सप्रेशन एंडोक्राइन की तरफ जाने वाला है। सोचो आप क्या, तो मैं बताना उनका फोकस क्या रहा होगा। दूसरे चैप्टर कार्डियक के ऊपर नहीं लिखा है, फिलोसॉफी में एंडोक्राइन लाके क्यों खड़ा कर दिया उसने, क्वेश्चन करो खुद को,
अगर आपको किताब लिखने की फिलोसॉफी और उसमें आप एंडोक्राइन सिस्टम डाल देंगे कमाल। आम्हाला जायचं दिल्लीला, तुमचा पत्ता चेन्नईचा आणि आम्ही आहे तर कशाला संपलं काम. म्हणून कंट्रोल मला पूर्ण काही येत नाही ते कानावर पडतं ना म्हणजे ऐकून encourages rest and activity 100%ly. जो क्या लिखा हुआ है of immobility and promote increase ऐसे पेशेंट को बहुत जरूरी है क्योंकि ACTH कल भी बताया कॉर्टिसोल इट इज एंटी डिप्रेशन हार्मोन. बॉडी के नेचुरल जो भी आप डेली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको रिलैक्स करने के लिए हार्मोन बॉडी के अंदर है. अब उसकी क्वांटिटी कम हो गई तो आप वो प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा हो गई तो आप खुद इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे कि फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाएंगे. इसलिए बहुत सारे साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर ये ओबेसिटी अलग है. समझ में आ गया सबको सिम्टम्स वगैरह. फीमेल का तो मालूम है आपको और मेल में ये बता दिया कितना लिखने को राइट. मून फेस वगैरह सब. स्किन के लिए बता दिया, स्किन पर्टिकुलरली. एज ग्रुप तो कॉमन है राइट. एक छोटा सा नाइट्रोल और पाल्मोलिक और प्रोटीन. अभी नाइट्रोजन को भूलो मत कब यूज करने का. क्या है बचपन से नमक खाते आ रहे तो बहुत दिनों को मालूम नहीं कि कब कौन सा मेडिसिन कैसा और कैसा अपन यूज करने का. गलत फॉर्मेट है तो गलत तर इंट्रोडक्शन अजून घेऊ सगळ्यांच्या त्यामध्ये ॲडिशन्स इंडिया सबको दिख रहा है. पढ़ो यहाँ से स्टार्ट करो. एक बार पढ़े तो अपने common salts profoundly affect the nutrition. And excessive intake produces symptom of salt retention. बस इतना वर्ड बहुत हो गया actually. म्हणून तुम्ही वाचलं नाही. मी आलेला एक प्रश्न केला होता. ॲड्रिनल जेव्हा सांगितलं तर चांगलं वाचा. एक थेरपी आपण छोटी अर्टिकलसाठी बघू. म्हणजे पूर्ण ॲड्रिनल ग्लँडमध्ये आता जर मी विचारलं की एसिडेस कमी झाला तर काय होईल. तुम्ही तो MCQ मध्ये प्रश्न सुशी मध्ये वाढतो का कमी होतो, ॲड्रिनल मध्ये कमी होतो का वाढतो, तर त्याच्यावर कन्फ्युजन राहणार. सिम्पटम बोला. सिम्पटम सांगा. सिम्पटम सांगा तर नायट्रो मोड करणार नाही. सरळ सरळ तरी देऊन टाकले की इट इज एक्सेसिव्ह इंटेक प्रोड्युसेस सिम्पटम ऑफ सॉल्ट रिटेन्शन. म्हणजे नॅट्रममध्ये एक्सेस बॉडीमध्ये सोडियम झाल्यानंतर आणि सोडियम कमी झाल्यानंतर जे काही पिक्चर दिसेल ते फिजिकल लेवल ऑफ नॅट्रम आहे. सरळ सरळ सांगितलं आणि प्रूफ आहे. काही डाऊट नाही. मी खूप वेळेस बघितलं मला लगेच कळलं हा हायपरनॅट्रेमिया आहे. सगळे सोडियम रिलेटेड सिम्पटम आहेत ते देऊन टाकतात 100% आणि सक्सेस रेट आहे. नो डाऊट. तुम्हाला कळायला पाहिजे मॉडर्न मेडिसिन तुम्हाला कळायला पाहिजे. मॉडर्न तुम्हाला कळायला चांगला एक सिम्पटम ॲडिजन डिसीज. मी अजून तुम्हाला केस सांगितलं, केसेस नाही सांगितलं. केसेस सांगितलं तर तुम्हाला समजलं होतं. एक्सप्लेन नाही केलं. डेली की डेली वाचत चला. वेळ काढा है ना. वेळ नाही मिळाला तर समजा का
बघा चुकलं तर काही नाही, चुकलं तरी बसू दे, न बोलणारा तर बाहेर काढण्याचे विचार असू नये, त्यांच्यामुळे अडथळा निर्माण होतो. हा बोल, एक सांगा जोरात जोरात सगळं नाही बोल, काय वाटतं बोल बोल बोल. Slurring of speech. म्हणजे एखाद्यामध्ये आपण ऍडिजन कसं ओळखायचं, कोणता क्रायटेरिया ठेवायचा आपण. बघा एंटरप्राइज मध्ये सगळ्यात मेन काय आहे, हे तर जीपी लेवलचे त्यांच्या त्यांच्या दिमागाच्या बाहेरचे केस आहेत. एखाद्या जीपी वाले आहेत समजा, दररोज तापी खूप चेक करणे, त्यांच्यापुढे एंडोक्राईनचं पेशंटला एंडोक्राईन सांगायला गेले त्यांना कळणार पण नाही, त्याचं माइंडच नाही त्या सेटअप. राईट. आणि स्वतः एखादा पेशंट स्वतः आता टॉपिक आला आणि हे कंप्लेंट एंडोक्राईनचा आहे आणि मी एंडोक्राईन लॉजिस्टकडे जायला पाहिजे, असं तर कधी होणार नाही या आयुष्यामध्ये. एखादा पेशंट स्वतःहून असा कधी करणारच नाही. म्हणजे आता चांगल्या एखादा पेशंट किंवा त्या टाईपचा एखादा पेशंट भेटला, अरे मी इथे गेल्यानंतर माझं हे सिम्पटम कमी झालं, तेव्हा तुझ्या एंडोक्राईनकडे येऊ शकतो. बघा सर्च इंजन सांगितलं, हे लोक टोटली आयुष्यात टाकलेले असतात सिम्पटमसाठी. त्यांना एखाद्याने सांगितलं की आम्ही आशुकडे गेलो होतो, आशुकडे म्हणून क्रायटेरिया काय आहे तुला माहिती असेल, क्रायटेरिया तू समजून भेटला की तुझे 5 सिम्पटम म्हणजे ॲड्रेनल ग्लँड सांग, ते 5 कोणते सिम्पटम पकडायचे. तुम्ही असं पकडतो की ॲड्रेनल ग्लँडच्याच रिलेटेड आहे प्रॉब्लेम, कधी असं समजू स्वतः ते जाऊ दे, बाकीचे नाही राहत वर्गामध्ये कोणी. तो एकटीच जातं तुझ्या केसमध्ये ॲड्रेनल ग्लँडचा पेशंट तसा तुम्ही द्यायचा, त्याचा काही विचार करू शून्य आहे. तोपर्यंत नाही जमणार तुम्हाला, तोपर्यंत नाही जमणार. तुम्हाला अजून नाही कळालं की कितीही तुम्हाला दररोज सांगितलं, जोपर्यंत तुम्ही त्या स्वतःचं पाऊल सुरू होणार नाही तोपर्यंत कळणार नाही की मी पडणार नाही एका पायावर, तोपर्यंत नाही कळणार. दोन्ही पॉईंट तुम्हाला असं म्हणायचं की नाही सगळ्याच नाही तरी मला का जमणार गेलंय, मग ते आता सांगेल व्हिडिओ कमी काही करायचं नाही, काय काहीच करायचं नाही, रोज उभा टाकायचा पाहिजे. तर रोज लिहायला पाहिजे की हा डिसीज माझ्या क्लिनिकमध्ये मी कसं आयडेंटिफाय करू शकते, कोणत्या सिम्पटमला. आधी सिम्पटम पेशंटचं इंडिव्हिज्युअलायझेशन मिक्स केले की तुम्ही तुम्हाला ओळखूच येणार नाही हा पेशंट. मी एक क्लासिकल दाखवतोय त्यामध्ये नायट्रोमोर ॲडिशन मध्ये गेल्यानंतर एक टिपिकल सिम्पटम आहे त्याचं बॉडीवर, ते सिम्पटम सांगितलं ना लगेच लक्षात येईल की ॲडिशन ब्राउन तो साइज स्किन के प्रॉब्लेम बघा वाचा. परत सांगतो अजून झालं नाही मी तुमच्या 2 सिस्टीम डिसाइड ठेवले, तुम्ही थायरॉइड आणि ॲड्रेनल किती करता सांगतो. यू लाईक असं उद्यापर्यंत पाहिजे मला सर ॲड्रेनल ग्लँड बसा बसा. Such as a dropsy, edema, but it also affects the blood, causing anemia. आणि पुढे खास शब्द लिहिलाय, 3-4 दिवसापासून सांगतो सगळं एंडोक्राईन मध्ये सगळ्यात जास्त काय वाढत असेल तर ग्लुकोज काउंट वाढतात, लिम्फोसाइट्स. काय वाचायचं Leukocytosis. Mind, heart, liver, spleen comes under it influences. A pattern झाला एंडोक्राईनचा. The patient is a thin, thirsty, poorly nourished, an account of digestive disturbance and his mental behavior. Physical symptoms are hopeless or म्हणजे काय तुम्हाला माहिती नाही मॅटर केलं त्यामुळे
पण इथं आलं की मग पॉईंट सेकंड क्लिअर होतं. इमॅसिएशन, पर्टिक्युलरली डिसेंडिंग ऑफ नेक और ॲब्डॉमिन. पुशिंग मध्ये आता बघितलं ऍपल ओबेसिटी, ॲडिजन्स मध्ये mucous membrane and skin may be dry, dry skin, or may produces thick, white or clear. एक हाइपोनेट्रेमिया, दूसरा हाइपोनेट्रेमिया. Acrid discharge, dryness of mouth, throat, rectum, vagina, etc. Numbness of one side parts laying on with the paralysis. Finger parts into two. Easy exhaust, contraction of muscle, tendon,